वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि एक तो जुनैद अकबर साहब को मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन के लिए जब नाम दिया तो वहाँ इत्तफाक हो गया और जुनैद अकबर साहब बन गए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। अब उनको एक ओहदा और मिल गया जुनैद अकबर साहब को। एकदम से काया पलट गई है। पहले जुनैद अकबर साहब पार्टी में साइड लाइन थे और ग्रुपिंग हुई थी पार्टी में, और जो वज़ीर आला ग्रुप है वो उनको इतना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब मामला काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि ठीक हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर जो पहले सूबाई सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से, और उन्होंने अपनी सदारत के दौरान बड़े मुश्किल हालात का सामना किया। यानी जब अली अमीन गंडापुर के पास सदारत थी तो तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा माहौल नहीं था और बड़ी सख्तियाँ हुई। बड़ा मुश्किल इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ा खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि इलेक्शन जीत कर वहाँ पर हुकूमत भी बनाई। तो ये एक मुश्किल तरीन दौर था बतौर सदर किसी भी सियासतदान के लिए। तो वो उन्होंने वो टाइम पूरा कर लिया। उसके बाद अब क्योंकि वो वज़ीर आला भी हैं और सदर भी हैं अपनी पार्टी का, सूबे का, लिहाजा इमरान खान साहब ने अब ये एक और फ़ैसला किया है। इस फैसले को आप दो नज़रों से देख सकते हैं। एक ये कि इमरान खान साहब जो एकदम एक ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है पार्टी के अंदर और वो अपना एक असर रसूख कायम कर रहा है। इमरान खान साहब इस तरह की वो एक पावर पॉलिटिक्स भी नहीं चाहते अपनी पार्टी के अंदर, और वो दूसरी तरफ भी चाहते हैं कि चेक एंड बैलेंस हो पार्टी के अंदर। दूसरा, इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के ऊपर से एक जिम्मेदारी उतारी है कि ठीक है जी, आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, आप वहाँ के मामला देखें, और खैबर पख्तूनख्वा के मामला देखें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हो या दीगर चीज़ें हों, वो काफ़ी गंभीर हैं। तो बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना है। वफाकी हुकूमत पैसा भी नहीं दे रही, फिर वफाकी हुकूमत के साथ डील करना। दूसरा मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर जब मुलाकातें वगैरह करते हैं हुकूमती लोगों से, तो उनकी मुलाकातों पे पार्टी के लोगों को एतराज़ भी होता है। तो पार्टी के स्ट्रक्चर को और वज़ीर आला के स्ट्रक्चर को, दोनों को अलग अलग कर दिया इमरान खान साहब ने। इससे फ़ायदा ही होगा पार्टी को। जुनैद अकबर साहब एक पुराने वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं, और ये शुरू से यानी अपने गाँव की सियासत से ऊपर आते आते यहाँ तक पहुँचे हैं। लिहाजा ये एक अच्छा एडिशन हो गया है। उन्हें तंजीम साजी का इन चीज़ों का आइडिया है। तो जुनैद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने एक और अहम जिम्मेदारी दे दी है, और इसके बारे में जो पार्टी के ज़राए वो ये कह रहे हैं कि ये अफ़ाम व तफ़हीम के साथ काम हुआ है, इसमें कोई किसी किस्म की मुखालफत नहीं है, लेकिन जो कुछ चलता रहा माजी में वो सब जानते हैं। जुनैद अकबर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा जी, तोशा खाना का जो 50 साल का रिकॉर्ड है वो मैं निकलवाऊंगा। अब ये तोशा खाना का अगर 50 साल का रिकॉर्ड निकलेगा ना तो बड़ा कमाल रिकॉर्ड है तोशा खाना का भी। यहाँ लोग जो है वो ओने पोने चीज़ें लेकर चले गए हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में ना को कहा ना, इसके बाद इख्तियारात होते हैं। ये डाटा तक एक्सेस कर सकता है, डाटा निकलवा सकता है, सवालात पूछ सकता है, जवाब मांग सकता है, मालूमात तक इसकी रसाई होती है। इसके बाद इख्तियारात भी होते हैं। तो बतौर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के तोशा खाना का रिकॉर्ड निकलवा लेना जुनैद अकबर साहब के लिए कोई बड़ी डील नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वो रिकॉर्ड है जो हाई कोर्ट्स नहीं निकलवा पा रही थी। अगर आपको याद हो तो जजों ने, बेचारों ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन तोशा खाना का रिकॉर्ड जजों को नहीं मिल रहा था। ये हालात भी हमने देखे। लेकिन अब ये जुनैद अकबर साहब का पहला बड़ा चैलेंज है जो उन्होंने खुद ले लिया है कि वो तोशा खाना का रिकॉर्ड सामने लेकर आएंगे। तोशा खाना में जो है वो तहाइफ लेना जायज़ है कि आप एक मखसूस कीमत अदा करते हैं, जैसे इमरान खान ने की, जैसे माजी में कुछ और लोगों ने की, जैसे शाह महमूद कुरैशी ने की। लेकिन कुछ चीज़ें लेना नाजायज़ है, जैसे कि गाड़ियाँ। लेकिन नवाज शरीफ ने और जरदारी ने, इन लोगों ने गाड़ियाँ निकलवाई तोशा खाना से जो रूल्स के खिलाफ था। लिहाजा ये सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। मरियम नवाज की भी एक गाड़ी के चर्चे हैं, वो भी सामने आएगी। देखना यह है कि किसने तोशा खाना पे कितना हाथ मारा। अब अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाए कल को, तो उनको भी चाहिए कि सारा रिकॉर्ड पब्लिक करें, और सिर्फ ये सियासतदानों का नहीं करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स का करना चाहिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का करना चाहिए। जजों को, जर्नैलों को कितने तोहफे मिले, और वो तोहफे जो है वो उन्होंने कितनी कीमत में हासिल किए, और वो कीमत कैसे अदा की गई, ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। अब सारा मलबा जो है वो सियासतदानों पे तो नहीं हमेशा गिरना चाहिए। बहरहाल ये अब देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो है ना वो कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। ख़ास तौर पे जो डी चौक में 2 मरतबा उनके साथ हुआ, उस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब के सामने बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े हैं कि दोनों मरतबा वो अपने लोगों को छोड़कर चले गए।
एक मरतबा तो उन्होंने बहुत सारे पहाड़ क्रॉस कर लिए जो कोई अच्छा खासा एथलीट वो नहीं कर सकता, और ये चीज़ें उनके सियासी मुखालिफिन उनके खिलाफ इस्तेमाल कर भी रहे हैं और आइंदा भी इस्तेमाल होती रहेंगी। ये बात जो सियासत को जानता है उसको अच्छी तरह पता है। अच्छा जी, आलिया हमजा साहिबा को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है, ये बात जो है वो की है जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया और हम बैठ कर ये फैसला करेंगे कि आलिया हमजा साहिबा को पंजाब में क्या अहम जिम्मेदारियां देनी है। अब आलिया हमजा साहिबा से भी बात की जाएगी क्योंकि अब तंजीम साजी का अमल जो है वो भी है और आगे जो है वो पार्टी के अंदर नए लोगों की इंडक्शन भी है। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसे ही रूम मिलेगा, उन्हें थोड़ा सा उनको स्पेस मिलेगा तो वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी बहुत बड़ी अब एक तंजीम भी चाहिए होगी। लिहाजा एक नया स्ट्रक्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बनेगा। आलिया हमजा की जो कुर्बानियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बीमार होने के बावजूद उन्होंने बड़ी सख्त जेल काटी है और बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की हैं। उनके बच्चों ने, उनकी फैमिली ने, खुद आलिया हमजा ने लगातार उनके ऊपर जितनी फस्तायत और जुल्म था पंजाब के अंदर, और ये शरीफ खानदान के ईमा के ऊपर था क्योंकि उन्हें खतरा था कि उनकी एक मजबूत सीट जो है वो आलिया हमजा छीन लेंगी, और वहां पे अब मकबूलियत बिल्कुल नहीं है इनके पास। जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, आलिया हमजा इनको नाकों चने चबवा के वो सीट इस वक्त तो जीतने की पूरी पोजीशन में है। तो ये आलिया हमजा साहिबा के हवाले से भी एक खबर है। और दूसरा, मुज़ाकरात की बैठक के लिए इमरान खान साहब ने एक शर्त आयद की है, यानी मुज़ाकरात तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि जी नो कमीशन नो मुज़ाकरात, यानी हम कोई मुज़ाकरात आपसे नहीं करेंगे जब तक कि आप कमीशन नहीं बनाएंगे। यही बैरिस्टर गौहर ने कहा, यही सारी पार्टी ने कहा कि हुकूमत अनाउंस करे कि हुकूमत कमीशन बनाती है तो हम हुकूमत के साथ बैठ जाते हैं। अब इसमें हुकूमत ने भी मशरूत आमादगी जाहिर की है राणा सनाउल्लाह के मुंह से। राणा सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर हैं, तो राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जनाब ठीक है, हम कमीशन बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ TORs के मामलात हैं और कमीशन किन बंदों पे होगा, अब वो उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। यानी हुकूमत एक ऐसा कमीशन बनाना चाहती है कि जो इतना कमज़ोर कमीशन हो, जैसे काजी फायद ईसा, यानी ऐसा कमीशन बनाना चाहती है कि अपने ही जज बैठा दें, अपना ही फैसला मुसल्लत कर दें, अपनी मर्जी के TOR ले आए और हुकूमत अपनी मर्जी से अपने आप को और अपने सहूलतकारों को क्लीन चिट दिलवा दे। तो उनकी कोशिश ये है, वो ये शर्त दे रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शर्त यह है कि कमीशन बनाने का आप ऐलान करें, 28 जनवरी को आके हम बैठ जाएंगे, लेकिन आप पहले ऐलान करें कि आप कमीशन बना रहे हैं, फिर आकर बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। फिर एक और शर्त अभी सामने आई है, और ये सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि इमरान खान की हदायत के मुताबिक हम 28 जनवरी के मुज़ाकराती दौर में इस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक मुज़ाकराती कमेटी और इमरान खान की मुलाकात ना हो जाए। अब मुज़ाकराती कमेटी को भी इमरान खान से मिलवाना पड़ेगा। 2 दिन बाकी हैं, यानी 26 और 27, कल और परसों के 2 दिन हैं, एक दिन इतवार का, एक दिन पीर का है। मंगल वाले दिन कमेटी को बुलाया हुआ है बैठने के लिए। अब सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान से तफसीली बातचीत हुई है, इमरान खान इस चीज़ से बाखबर है कि गोली चली, फस्तायत का माहौल है, हमारे मुतालबात का मजाक उड़ाया गया, हम पाकिस्तान के लोगों को बताएंगे कि इस दिन क्या हुआ। वो कहते हैं गोली नहीं चली, हमारे शोहदा हैं और जख्मी भी हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, वो तो जेल में है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर जो फैसला साज है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बाहर मौजूद है, मैं बड़ा क्लियरली और ओपनली ये बात कर सकता हूं कि सानिया डी चौक में जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ कंप्रोमाइज्ड है। यानी अभी तक जो उनकी एफर्ट है वो बड़ी कमज़ोर नज़र आती है। अगर इनके अपने घर से कोई बंदा मर गया होता तो ये क्या इतने ही सुकून से बैठे होते जितना कारकुनों की शहादत के ऊपर ये सुकून से बैठे हुए हैं। यानी उनका बेचारों का केस लगता है अदालत के अंदर, इनके MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, ये वो केस सुनने के लिए भी नहीं जाते, उसकी समात के ऊपर भी नहीं जाते। होना तो ये चाहिए कि वजीर आला खुद पहुंचे, जो आदमी लेकर आया था सारे लोगों को, जिसके लाने की वजह से वहां पे लोग मारे गए, उसको खुद अदालत में आकर खड़े होना चाहिए कि मैं आया था इन लोगों को लेकर, रियासत ने उन्हें गोलियां मारी हैं, मुझे इंसाफ दो। वजीर आला को खड़ा होना चाहिए, उसकी कैबिनेट को खड़े होना चाहिए, सारे के सारे MNAs को और सेनेटर्स को खड़े होना चाहिए। लेकिन ये अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते। अभी तक कोई 1 इंच भी ये हासिल नहीं कर सके, ना CCTV फुटेज, ना अस्पतालों का रिकॉर्ड, ना कोई FIR,
نہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کوئی ڈیٹا، نہ ان کے گھر والوں کے انٹرویوز، نہ ہائی کورٹس کے اندر پٹیشنز، کوئی چیز یہ لوگ نہیں کر سکے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں خصوصاً اس معاملے کے اوپر یہ کافی حد تک کمپرومائز ہے۔ ناظرین، بلاول نے ایک دعویٰ کیا، پہلے وہ دعویٰ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ بلاول کا دعویٰ کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے۔ بلاول نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی دعوت پر ناشتے میں شرکت کروں گا۔ یہ جناب بلاول کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ کوٹ ہوا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی دعوت پر ناشتے میں شرکت کروں گا۔ اب ذرا آپ کے سامنے پورا پول کھولتے ہیں، ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، لہذا ہم آپ کو سچ بتاتے ہیں، یہ پھر فیک نیوز ہے۔ اب بلاول کے اوپر پرچہ ہوئے گا، بلاول کو گرفتار کیا جائے گا، پی کا آرڈیننس لگے گا بلاول کے اوپر، جھوٹا پروپیگنڈا کیا، فیک نیوز پھیلائی۔ اصل خبر یہ ہے کہ امریکہ میں فروری کی ہر پہلی جمعرات کو، یعنی امریکہ میں جب بھی فروری کا مہینہ آتا ہے تو اس کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے وہاں پہ ایک نیشنل پریئر بریک فاسٹ ہوتا ہے۔ نیشنل پریئر بریک فاسٹ یعنی ایک صبح ناشتہ کیا جاتا ہے جس میں لگ بھگ کوئی 3,500-4 ہزار بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ دنیا کے 100 ملکوں سے مختلف مہمان بھی آتے ہیں جو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ مختلف ممالک کی امبیسیاں جو ہیں ان کو پاسز جاری کر دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے ملکوں سے لوگوں کو بلوا لیتے ہیں جو آ کر اس ناشتے میں شامل ہوتے ہیں۔ اس میں کاروباری لوگ بھی آتے ہیں، سیاستدان بھی آتے ہیں اور مختلف ممالک کے وزیر شدیر ایسے لوگ بھی آتے ہیں۔ 2023 تک یہ جو ناشتہ ہوتا تھا نا، اس کو صدر تو اس کا ہوسٹ ہی نہیں ہے، صدر تو یہ ناشتہ کرواتا ہی نہیں ہے، وہ تو دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ صدر ٹرمپ یہ ناشتہ نہیں کرواتا۔ امریکہ کا ہر صدر اس ناشتے کے اندر بطور مہمان جاتا ہے اور ایک خطاب کر کے نکل جاتا ہے۔ جو جمعرات کا دن ہوتا ہے، پہلی جمعرات کا جو دن ہوتا ہے فروری کا، اس میں امریکی صدر جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ ناشتے کے شرکا سے خطاب کرتا ہے، اور یہ ایک ناشتہ نہیں ہوتا، بہت سارے ناشتے اور بھی ہوتے رہتے ہیں دیگر ریاستوں کے اندر۔ تو امریکی صدر جو ہے وہ اس کے اندر خطاب کرتا ہے، 2 لوگ خطاب کرتے ہیں، ایک امریکی صدر خطاب کرتا ہے ہر سال، اور ایک جو خطاب کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کا نام سرپرائز رکھا جاتا ہے۔ اب بلاول کے سٹیٹمنٹ سے تو لگتا ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو دوسرا بندہ سرپرائز رکھا گیا ہے کہ امریکی صدر کے ساتھ اس ناشتے میں خطاب کرے گا بریک فاسٹ میں، وہ شاید بلاول ہی ہوگا، ایسا لگتا ہے بلاول زرداری کے سٹیٹمنٹ سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2023 تک یہ ناشتہ جو ہے اس کو ہوسٹ کرنے والی جو تنظیم تھی اس کا نام تھا کرسچن آرگنائزیشن فیلوشپ فاؤنڈیشن، پہلے یہ اس کو ہوسٹ کرتی رہی ہے 2023 تک۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1953 میں اور یہ اب تک وہاں پہ ناشتہ کروایا جا رہا ہے۔